एवरीवन, मैं मनोज श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपका मोशन लखनऊ के यूट्यूब चैनल पे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक वन शॉट लेकर के आया हूं। आपने सही पहचाना, हमारे आज के चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग तुरंत अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या स्कोप है हमारा, ये हमको ये बताता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, रिएक्शन में एनर्जेटिक क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, कोई रिएक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप का है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली स्टेबिलिटी को डील करता है। ठीक है, चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे आपका एक टर्म है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और आपका यूनिवर्स। तो सिस्टम जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं, मान लीजिए इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम बन जाएगा, ये सिस्टम बन जाएगा हमारा। इसके चारों ओर सारी चीज़ सराउंडिंग बन जाएगी। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है, उस इमेजिनरी बाउंड्री को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम के कई सारे टाइप हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो जो क्लोज सिस्टम होता है या ओपन सिस्टम होता है और जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इन तीनों में डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। मतलब जैसे आपने कहा कि अगर हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो ओपन सिस्टम है। अगर किसी सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है तो हम लोग कहते हैं वो क्लोज सिस्टम है। और अगर हम लोग कहते हैं कि आपका हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही और ना ही आपका मास एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज नहीं हो रही तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है। इस यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ओपन सिस्टम का जनरल से एग्जांपल, जैसे आपने चाय ले ली, चाय गरम गरम चाय है, थोड़ी देर में आप देखेंगे ठंडी हो जाएगी, तो इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है। धीरे धीरे उसके वेपर भी निकलते रहते हैं, आपने ध्यान दिया हो कभी, तो इवेपोरेशन भी चलता रहता है, इसका मतलब मास एक्सचेंज हो रहा है। अब अगर उसी चाय के ऊपर आप एक प्लेट रख दें, छोटी सी प्लेट रख दें, तश्तरी जिसको बोलते हैं, तो अब क्या होगा कि हीट तो एक्सचेंज होगी, चाय अभी भी ठंडी होगी, लेकिन अब मास नहीं एक्सचेंज हो पाएगा। तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। और आइसोलेटेड सिस्टम जो हम लोग के घर में जो थर्मस आती है मिल्टन वाली, सेलो वाली, वो काफ़ी हद तक आइसोलेटेड है, बट ऐसा मैंने पहले कहा कि नो सिस्टम इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अब आते हैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शन में। जैसे सबसे पहले स्टेट समझे क्या है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्टेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी सारी मैक्रोस्कोपिक मतलब जो लार्ज लेवल पे नापी जाती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, ये सब कांस्टेंट हो जाए समय के साथ, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि सिस्टम की एक स्टेट है। स्टेट मतलब अवस्था। आपके सिस्टम किसी एक स्टेट में, किसी एक अवस्था में, कब हम कहते हैं, जब वो उसकी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। जैसे आप कहीं पे मान लीजिए बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो अगर आप वहीं पे खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे आप इस पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं, या पॉइंट कोई भी पॉइंट नाम दे दीजिए, वहां आप खड़े हैं, तो आपकी स्टेट ए पॉइंट हो गई। अब अगर आपका कुछ भी चेंज होगा, अगर आप एक पैर इधर मूव करेंगे, एक पैर उधर मूव करेंगे, जैसे देखिए मेरी स्टेट लगातार चेंज होती रही है, मैं लगातार देखो इधर उधर करता रह रहा हूँ, तो मेरी लगातार स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर आपका सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज होता है, तो हम लोग कहते हैं कि आपकी स्टेट क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। राइट, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे फंक्शंस जिसमें आपका जो डिपेंडेंसी आएगी वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे आए, यानी इनिशियल और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे ही डिपेंड करे, हमारे ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। भाई अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए जैसे कि हमारा पीवी ग्राफ बनाया हमने, अब पॉइंट 1 पे, यानी ये पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए, ए पे प्रेशर मान लिया पी ए, वॉल्यूम वी ए, बी पे प्रेशर मान लिया हमने वी पी ए, वॉल्यूम मान लिया वी बी और प्रेशर मान लिया पी बी। तो अब ए से बी तुम किसी भी रास्ते से आओ, तो बी का प्रेशर इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया। आप रास्ता ऊपर वाला अपनाइए, चाहे बीच वाला चाहे नीचे वाला, बी का प्रेशर सेम रहेगा। तो कुछ फंक्शन है हमारे जैसे इंटरनल एनर्जी, ये सब हमारे डिपेंड नहीं करेंगे किस पे, आपके प्रेशर के वो इस बीच के रास्ते पर।
अभी आगे गिब्स एनर्जी वगैरह के बारे में भी बात होगी। पाथ फंक्शन एज यूजुअल नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करें, रास्ते पे डिपेंड करें, जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया, यही हमारे सिलेबस में दो हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो भैया थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमारी कौन सी? हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का मतलब हुआ कि एक तो हमारे लिए हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट आपका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। आइसोबैरिक में क्या हो जाता है? प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। आइसोकोरिक में क्या हो जाता है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम लोग समतापी हिंदी में बोलते हैं, इसको संभार, इसको समायतनी बोलते हैं। एडियाबैटिक रुद्धोष में हिंदी में बोलते हैं इसको। एडियाबैटिक में आपकी हीट एक्सचेंज जीरो होती है, हीट नहीं एक्सचेंज होती। साइक्लिक प्रोसेस में होता है कि जो इनिशियल कंडीशन है वही आपकी फाइनल कंडीशन हो जाती है, यानी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था सेम, यानी लौट के बुद्धू घर को आए। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ये बहुत स्लो होती हैं, जो वेरी स्लो होती हैं और इतनी स्लो होती हैं कि इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। इनकी पहचान क्या है? इनमें हमेशा बाहरी प्रेशर वेरिएबल रहेगा, यानी हर पल बाहरी प्रेशर बदलता रहेगा, हर पल बदलेगा। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ये इनकी जस्ट ऑपोजिट, वेरी फास्ट होती हैं, मतलब रिलेटिवली फास्ट होती है, वेरी फास्ट ना लिखें, फास्ट लिखें। फाइनाइट टाइम लेंगी और जैसे यहां पी एक्सटर्नल हमेशा वेरी करता है तो यहां पी एक्सटर्नल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे लिए काफी मायने रखेंगी, इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब देखिए इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ प्रोसेस का दिखाया गया है। यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, ये देखिए एक्स, ये इस पूरी प्रोसेस के दौरान रेड वाले के दौरान आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे और आपको पता हो कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एडियाबैटिक होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। भाई इसकी डिटेलिंग में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप हमेशा कम होता है एडियाबैटिक से। जैसे देखिए ये दोनों, ये देखिए दो प्रोसेस हैं, ये ऊपर वाली में अगर हम ध्यान से देखें तो स्लोप कम है, ढाल कम है, इसकी ढाल ज़्यादा है। जिसकी ढाल ज़्यादा है समझ लीजिए वो एडियाबैटिक है और जिसकी ढाल कम है वो समझ लीजिए आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का यहाँ ग्राफ ऊपर दिख रहा है और एडियाबैटिक का नीचे। एक्सपेंशन के केस में ऐसा ही होता है। खैर चलिए थोड़ी बहुत बातें और हम करेंगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वही समझाया गया है। देखिए कि वेरी स्मॉल फोर्स यानी कि बाहरी आपका रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं अपने आप से। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं है जो रिवर्सिबल हो। कोई भी प्रोसेस ब्रह्मांड में ऐसी नहीं होती जिसको होने में इनफाइनाइट टाइम लगे। ठीक है, तो यूनिवर्स में नो प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो अब आप कहेंगे कि फिर कौन सी प्रोसेस होती है यूनिवर्स में, हमारे सराउंडिंग में कौन सी प्रोसेस होती हैं? तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे भूकंप आ गया तो ये इरिवर्सिबल। झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर गया तो झरने से पानी गिरना इरिवर्सिबल। ऑल दी नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, याद रखेंगे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक दूसरा नाम नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखें। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जिसको एक्सट्रिंसिव भी बोलते हैं, ये मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भैया? मास। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास डिपेंडेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सब मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। तो इन्हीं की उल्टी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये मास इंडिपेंडेंट होती हैं। मास इंडिपेंडेंट होने का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। अच्छा, हम लोग मास इंडिपेंडेंट है तो जनरल मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर वो प्रॉपर्टीज जो पर यूनिट समथिंग करके डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन होती है? पर यूनिट समथिंग। जैसे मोलैरिटी, वॉल्यूम, वो मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो पर यूनिट करके डिफाइन होती हैं वो आपकी इंटेंसिव होती हैं। तो
देखिए जैसे यहाँ पे और कुछ हम लोग को एग्जाम्पल याद भी रहे हम लोग, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिवनेस, मोलर रेट, कैपेसिटी, बहुत सारे हैं भैया, ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं। अच्छा ये भी देखा गया, देखिए क्या लिखा है, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव होता है, मतलब एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए कि एक्सटेंसिव एक तरीके से नेगेटिव है और इंटेंसिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। अब इससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? मास तो मास डिपेंडेंट होगा ना, और वॉल्यूम भी क्या है? मास डिपेंडेंट। लेकिन डेंसिटी क्या है? मास इंडिपेंडेंट। तो डेंसिटी इज इंटेंसिव, याद रखना, बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आता है क्या मास डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है? लोग कह देते हैं हाँ करती है। अरे पागल लोग, इतना सा पानी लो चाहे इतना पानी लो, आपकी जो डेंसिटी रहेगी दोनों की सेम रहेगी, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो मैंने जो आपको बताया था कि कैसे इसको ध्यान रखेंगे, बस हम लोग को ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी पर यूनिट करके डिफाइन होती है। तो देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इंडिपेंडेंट नहीं है मास के, मास डिपेंडेंट होता है। मोलर हीट कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर शब्द का मतलब हो गया ये डिफाइन हो रहा है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो ये इंटेंसिव हो गया। मोलैरिटी 1 मोल के 1 लीटर के लिए डिफाइन होता है, तो ये भी इंटेंसिव हो गया। ई नॉट, नो ई नॉट, ई नॉट जो है एक तरीके से पोटेंशियल हो गया ना। तो पोटेंशियल फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। कितने चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यूनिट पॉजिटिव यानी एक चार्ज हो गया ना, तो हम लोग कहेंगे ये भी क्या है? इंटेंसिव हो गई। गिव्स फ्री एनर्जी, ज्यादातर सारी एनर्जी जो होती है ना एक्सटेंसिव होती है, तो ये एक्सटेंसिव। मोलर मास, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, तो 1 मोल आ गया ना, तो ये भी इंटेंसिव। तो कितनी इंटेंसिव हो गई भैया? 4। कितनी इंटेंसिव हो गई? 4। मोल तो इंटेंसिव नहीं होती, मोल होता है मास अपॉन मोल, मास अपॉन मोला मास। अब देखो मास अपॉन मोला मास, अब देखो इसी से तुम्हें इंडिया से क्लियर हो जाएगा। मास अपॉन मोला मास है, मास क्या है? एक्सटेंसिव, और मोला मास क्या है? इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होना चाहिए? एक्सटेंसिव होना चाहिए। ठीक है, वही माइनस अपॉन प्लस इक्वल्स टू माइनस। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है जितने भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल है, जितने भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल है उन सारी टाइप की एनर्जीज को जोड़ दीजिए तो उनका सम ही क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है आपका, इट इज वही इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। अब मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हम जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं वापस। तो ये स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो सेम है, तो यानी स्टेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है, याद रखना। तो डेल्टा यू से दिखाते हैं। इंटरनल एनर्जी के 2 सिंबल चलते हैं, या तो यू या तो ई। तो यू या ई चलता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो यू है वो एफ टी है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर चेंज होगा तो ही यू चेंज होगा। यू टी बढ़ाइए यू बढ़ जाएगा, आप टी कम करिए यू भी कम हो जाएगा, आप टी को कांस्टेंट रखिए तो यू भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अब सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताइए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो आइसोथर्मल बोल दिया, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, डेल्टा यू के यानी इंटरनल एनर्जी के हम लोग के कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो हम लोग डिराइव करते हैं। तो डेल्टा यू जो है वो आपका QV के बराबर आता है। हम लोग आगे देख भी लेंगे क्यों, कैसे आता है। तो अभी के लिए फॉर्मूला है इसका NCV डेल्टा टी। अभी ये CV क्या होता है हम आगे जानेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला यूज होता है डेल्टा यू निकालने के लिए। ठीक है, यहां से भी पता लग रहा है, देखो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो आपका ये डेल्टा यू QV के बराबर होता है। QV क्या है? QV होता है हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होती है उसे हम लोग डेल्टा वो QV से लिखते हैं और वो डेल्टा यू के बराबर आता है। ठीक है, ये फॉर्मूले की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा वर्क। वर्क का एक फॉर्मूला है, देखिए सीधे हम लोग फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे। जनरल फॉर्मूला होता है DW इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू DV। अगर
अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो हम दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी। तो अब v है, लिमिट लगाते हैं v1 से v2, यानी w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वॉल्यूम की लिमिट v1 से v2, पी एक्सटर्नल अगर बाहर आ जाए तो dv का इंटीग्रेशन v2 माइनस v1। तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये तब बनेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं, जब आपका हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट का देखिए, हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्यू पॉजिटिव देंगे, हीट का साइन पॉजिटिव, जब हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन देंगे। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी जब गैस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कम करेंगे, तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, सोचो W इक्वल्स टू है माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर वॉल्यूम कम कर रहे हैं इसका मतलब डेल्टा वी नेगेटिव, तो W का पॉजिटिव आएगा। और अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, वर्क डन बाय द गैस जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपका W की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। इसको ध्यान रखेंगे भैया थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ इसको देखने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन दिखाया गया है। तो आइसोथर्मल में हमारा वर्क डन क्या होता है, आइसोथर्मल में यहाँ पे कवर कर देता हूँ पूरी प्रोसेस आपकी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि पी एक्सटर्नल वेरिएबल है ना, तो W का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन माइनस पी डीवी और यहाँ पे वॉल्यूम की लिमिट v1 से v2। अब देखो P को हम क्या लिखेंगे, P को लिख सकते हैं, P इज वेरिएबल ना, तो nRT बाई वी। तो यहां हम जब nRT बाई वी रख के पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल टू आ जाता है माइनस 2.303 nRT लॉग v2 बाई v1। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 v1 इक्वल टू क्या होता है, P2 v2, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक। तो यहां से v2 बाई v1 आप लिख सकते हो P1 अपॉन P2। तो देखो इसी फॉर्मूले में P1 बाई P2 भी हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा Q की वैल्यू वही जो आपका W नेगेटिव में आता है, वो जो W नेगेटिव आ रहा है उसी को नेगेटिव कर दो तो आपका वो Q बन जाता है, यानी अगर W नेगेटिव है तो वही आपकी हीट बन जाती है। इसको ये हमारा डिराइव हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा U को 0 कर दें तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस W, और यहाँ से आप W उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यही मान लीजिए इररिवर्सिबल होता है आइसोथर्मल, तब क्या करते, अब इररिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या करते, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि आपका जो P एक्सटर्नल है, क्या है, P एक्सटर्नल, वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस P इंटू डेल्टा वी। अच्छा, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, एक केस और बनता है अगेंस्ट वैक्यूम। तो अगर हमारा अगेंस्ट वैक्यूम है, अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब बाहर वैक्यूम है, तो बाहरी प्रेशर कितना हो जाएगा भैया, P एक्सटर्नल 0, तो इससे आपका W 0 हो जाएगा। और W 0 होने का मतलब कि हमारा Q भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू माइनस W है ना, तो W 0 तो Q भी 0। तो ये 3 केसेस हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के होते हैं, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा, अगर इन सारी प्रोसेसेस में आपको कोई भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको एक बार डील करूंगा, आपके मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, कोई भी डाउट होता है अगर, और वरना आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट एक्सप्लेनेशन है कि आपका वर्क डन कैसे मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है। ये देखिए, ये आपका इररिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई गई है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई है। तो मैंने क्या बताया था, इररिवर्सिबल में वर्क डन हमारा क्या है, इररिवर्सिबल में वर्क डन है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अच्छा, रिवर्सिबल में वर्क डन क्या है, रिवर्सिबल में वर्क डन है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस P एक्सटर्नल इंटू डी। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इट्स अब सिर्फ इतने को देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर मैं इसको A बोल दूं और इसको मैं B बोल दूं तो तुम्हें नहीं लग रहा A इंटू बी एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल जिसकी एक साइड A हो और दूसरी साइड B हो। तो देखो एक साइड ये रही V2 माइनस V1 जिसे हम डेल्टा V बोल देंगे, और एक साइड ये रही ये हाइट जिसको हम P एक्सटर्नल बोल रहे हैं। तो P एक्सटर्नल, ये P एक्सटर्नल हो गया यहां तक, इनटू डेल्टा वी। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये एरिया हमारा वर्क डन आ जाएगा, क्यों भाई,
ये फॉर्मूले से देखो ना, ठीक। अब यहां देखो, यहां था पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, समझो इसका क्या मतलब है। डीवी, यहां डेल्टा वी नहीं है, डीवी, मैं तुम्हें एक डीवी दिखा रहा हूं, डीवी ये रहा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम, दिस इज डीवी, इतना छोटा कि तुम देख भी ना सको। और लेट से ये हमने पी एक्सटर्नल मान लिया अभी के लिए, पी एक्सटर्नल हमेशा वेरी करेगा, याद रखना यहां पे। तो अब पी एक्सटर्नल इंटू डीवी क्या होगा, ये छोटा सा रेक्टेंगल, ये तुम्हें दिख रहा है पर सच बता इतना छोटा है कि तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो ये इतना छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा कि तुम्हें दिख तक नहीं रहा ये, ठीक है। अभी तो दिखेगा यार, दिखाना तो मेरी मजबूरी है। अब क्या करना है हमको, ये पी एक्सटर्नल इंटू डीवी यानी ये एरिया होगा छोटे से रेक्टेंगल का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना है, हमको ऐड करना है। कहां से कहां तक ऐड करना है, वॉल्यूम V1 से लेकर के वॉल्यूम V2, यानी यहां वॉल्यूम देखो V1 और यहां वॉल्यूम V2। तो यहां V1 वॉल्यूम के पास भी एक ऐसा एरिया बनेगा, V2 के पास भी ऐसा एरिया बनेगा, और V1 से V2 के बीच ऐसे बहुत सारे एरिया बनेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे कितने एरिया मैं बना सकता हूं। उन सारे एरियाज को ऐड कर देना है, तो भैया ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिवर्सिबल का वर्क डन हमें ज्यादा दिख रहा है या इरिवर्सिबल का, ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आया कि हमारा किस में मैक्सिमम वर्क डन आ रहा है। तो देखिए मैक्सिमम वर्क डन हमको कहां मिल रहा है, फिर से देखें यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, एरिया अंडर पीवी कर्व, पीवी कर्व के अंडर का एरिया। तो देखो सबसे ज्यादा एरिया यहाँ कहाँ दिख रहा है, मैं आपके लिए आपको बस इस कर्व के अंदर के एरिया निकालने हैं। तो जहां एरिया आपको सबसे ज्यादा दिखे बोल दीजिएगा वर्क डन वहीं पे ज्यादा है। तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि कहां एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपका एरिया सबसे ज्यादा कहां है। बल्कि मैं तो कहता हूं पॉज करके सोच लीजिए और फिर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो वैसे इसका आंसर बता दूं क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट वाले में। होपफुली तुमने कमेंट कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया कि ये ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है ए से सी, ए से बी। अब देखो बताओ इसमें से आइसोथर्मल ए से बी दिया हुआ है, ए से सी एडियाबैटिक है दिया हुआ है, ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, पहले भी बात हो चुकी है। अब देखो आइसोथर्मल का मतलब हुआ टी क्या है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी क्या होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक। अब एडियाबैटिक में हमने क्या बताया था आपको, एडियाबैटिक में हीट कितना होता है, जीरो, यानी Q की वैल्यू जीरो। अच्छा Q जीरो तो डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U होता है Q प्लस W ना, तो यहां से डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा, W के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, A से C आ रहे हैं, पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ इस दौरान वर्क डन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, पॉज करके बताओ कमेंट में, ठीक है। अब मैं तुरंत बता रहा हूं W नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क डन का साइन नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव का मतलब डेल्टा U भी नेगेटिव हो गया, यानी गैस की एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम होने का मतलब उसकी टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग हो रही है। याद रखना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग होती है, कंप्रेशन में हीटिंग होती है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर कोई तुमसे बोले TA बड़ा होगा या TB, तो तुम कहना TA और TB दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर कोई पूछे TA बड़ा होगा या TC, बताओ A से C आ रहे हैं, कूलिंग हो रही है, तो TA की वैल्यू बड़ी होगी किससे, TC से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अब आपको खुद से चूज करना है। मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑप्शन अभी के लिए मत देखिएगा, ये ऑप्शन सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान है पर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसको अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बाकी आप खुद डिसाइड करिए। वर्क डन किस में ज्यादा होगा डिसाइड करिए एरिया अंडर द कर्व से। तो मुझे कमेंट में बताइए वर्क डन किस केस में ज्यादा आएगा। आप बताइए टेम्परेचर TB और TC में कौन ज्यादा होगा, या आपको दो चीजें कमेंट में बतानी है, ठीक है। चलिए और आंसर तो आपको खुद से ढूंढना है इसका। ढूंढ लिया आंसर, अगर नहीं ढूंढा है पॉज कर लो, ढूंढ लो, मैं आंसर सही बताने वाला हूं, ये सही है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आइडियल गैस है एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा। तो भैया देखो भाई साफ सी बात, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट प्रेशर है तो W = P डेल्टा V। तुम्हारे लिए सवाल छोड़ रहा हूं, ये फॉर्मूला बेस्ड है, खुद से करना,
चलिए बढ़ता हूँ आगे। हाँ, और आंसर बताना मत भूलना, कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। यानी देखो वर्क पी एक्सटर्नल कितना है हमारा, पी एक्सटर्नल हमारा 2 बार, और हमारा वॉल्यूम चेंज यानी वॉल्यूम V1 है 0.1 लीटर टू V2 चेंज हो रहा है 0.25 लीटर। तो डेल्टा V क्या होगा, 0.25 माइनस 0.1 विच इज 0.15 लीटर। तो W क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी, P कांस्टेंट है तो -2 टाइम्स 0.15, भैया आ रहा है 0.3, कहीं ऐसा दिख रहा है? ओह माय गॉड, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। ओह क्यों होगा, क्योंकि इसकी यूनिट आएगी बार लीटर, सारे आंसर जूल किलो जूल में दिए, तो एक बार लीटर में दिया हुआ है कितना यूनिट, कितना जूल है 100, तो ये आपका इसको 100 से इंटू कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कितने जूल, 30 जूल। पर ध्यान रखना माइनस साइन में खा गया, लग रहा है मुझे भूख लग रही है, नहीं भूख तो नहीं लग रही है, तो आंसर इसका क्या है 30 जूल, इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, ये कहता है, एक सेकेंड, हाँ, ये लॉ हमसे कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि अब ये लॉ पूरी तरीके से वैलिड नहीं है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, क्योंकि आप सबको मालूम है, या देखते हैं कितने लोग को मालूम है, कमेंट सेक्शन में बताइए पॉज करके कि कितने लोग जानते हैं कि ये लॉ वैलिड क्यों नहीं है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, देखें कितने लोग को मालूम है। अच्छा, अगर आपने लिख दिया कमेंट में तो अब इसका सही जवाब सुनिए। आज की डेट में हमें पता है कि मास एनर्जी में भी रिलेशन है, E=mc², दैट मीन्स m मास की चीज को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग इट, mc² के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी। तो अब हम लोग का स्टेटमेंट ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स एंड इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अब ये थोड़ा सा बदल चुका है। हाँ, अब देखिएगा कि हमारा जो आइसो डेल्टा यू की वैल्यू आती है वो आती है Q प्लस W, ये हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फॉर्मूला पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके आसपास कुछ नहीं है, तो अगर आसपास कुछ नहीं है तो W कितना होगा, 0, जब आसपास कोई नहीं है तो वर्क ही नहीं होगा, और जब आसपास कोई नहीं है तो हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब डेल्टा यू Q भी क्या हो जाएगा, 0, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। डेल्टा यू 0 बताता है आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। हमारा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अगर मान लें, यानी यूनिवर्स कोई सिस्टम मान लें, तो यूनिवर्स के बाहर कोई नहीं होगा, तो यानी यूनिवर्स से अंदर कोई एनर्जी नहीं आ सकती, यूनिवर्स से बाहर कोई एनर्जी नहीं जा सकती। इट मीन्स यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, और यही तो लॉ है कि एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm। देखिए P एक्सटर्नल दिया है 2.5 atm, और वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल दिया है, तो मैं डायरेक्ट डेल्टा V लिख रहा हूं, कितना है 4.5 माइनस 2.5 विच इज कमिंग एज 2 लीटर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह रहा है, तो देखो डेल्टा पहले तो W निकाल लेते हैं, W होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू 2 विच इज -5, लेकिन याद रखना लीटर एटीएम है, ये तो W आ गया। अब डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W। अब देखो यहाँ एक वर्ड यूज है इंसुलेटेड कंटेनर, यानी इंसुलेटेड मतलब दीवारें ऐसी हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स यहाँ पे W कितना हो, Q कितना होगा, Q होगा 0, तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, W के, तो डेल्टा यू आपका आ जाएगा -5। ओ माय गॉड, ऐसा तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो होगा क्यों, क्योंकि आंसर तो जूल में पूछा है। अब एक कन्वर्जन याद रखना, 1 atm लीटर इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली बता देता हूँ, इतने जूल। तो 1 लीटर की जगह 101 रख देना, मतलब -5 की जगह 101 से इंटू कर देना, तो 101 से इंटू करके क्या आएगा, माइनस का 505। देखो 100 मत करना, 100 करने से 500 आएगा, वो भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कुछ लोग 100 से इंटू करना जानते हैं, वो कहते हैं 101 से हम नहीं करेंगे, बेवकूफ। चलो, कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली इन एडियाबैटिकली from a temperature 27 degrees Celsius, the work done is 3 kilojoule per mole, find final temperature of the gas। ठीक है, चलिए तो करते हैं, CV दिया हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो Q0
Q0 तो डेल्टा यू की वैल्यू Q प्लस डब्ल्यू से डेल्टा यू कितना आ जाएगा W। अब देखो डेल्टा यू का हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था एन सी वी डेल्टा टी, राइट। तो एन सी वी डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 3 किलो जूल, किलो जूल के लिए इंटू 1000 जूल कर दिया। तुरंत पॉज करिए और मन में सोचिए यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। मैंने एक गलत लिखा है, सोचिए। अब सोच लिया, माइनस नहीं लगाया, माइनस लगना जरूरी है क्योंकि देखो एक्सपैंड लिखा है, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो यहाँ एन की जगह 1 हो जाएगा, सी वी की जगह 20 हो जाएगा, डेल्टा टी ये माइनस 3000, यहाँ डेल्टा टी को लिख देना तुम T2 माइनस T1 और खुद से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आया। मैं सही आंसर बता देता हूं, सही आंसर है इसमें, पॉज कर लो खुद से, 150 खुद से करो और इसको चेक करो कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अब कह रहा है 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड हो रहा है इनटू वैक्यूम आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, टोटल वॉल्यूम इतना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी खुद से करना है, कमेंट में आंसर बताना है। अब फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन देखो, कुछ कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, क्या बता रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी वही मैंने बोला ना इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, ये नहीं बताता। इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब ये सिर्फ कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये नहीं बताता यार एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में करेगी। अब इसके हिसाब से तो ये है कि मान लो मैंने 100 एनर्जी लूज की तो तुमने 100 एनर्जी गेन कर ली। अब मैं मान लो अगर मेरा टेम्परेचर लो है, तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, तो मैंने 100 एनर्जी लूज कर दी तो मेरा टेम्परेचर और लो हो जाएगा, तुम्हारी 100 एनर्जी गेन कर ली तुम्हारा टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, टेम्परेचर हाई से लो की ओर फ्लो करती है हीट, पर इसको नहीं मालूम फर्स्ट लॉ को। इट डज नॉट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये भी नहीं बताता फर्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा इंथैल्पी। इंथैल्पी एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ठीक है। जब हम इसमें यहाँ पे डेल्टा H निकालते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू आता है डेल्टा यू प्लस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर निकालें, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालें तो डेल्टा H आएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ध्यान से अगर देखो, तुम थोड़ा सा इसको रिलेट करो, डेल्टा यू हो गया, अब ये पी डेल्टा वी, व्हाट इज पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी इज माइनस डब्ल्यू, पी डेल्टा वी क्या है माइनस डब्ल्यू, तो ये लिखा हुआ है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं क्यू, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, पर ये चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है इसलिए हम इसको क्यू पी लिख दे रहे हैं। तो व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा इज नथिंग बट इट इज क्यू पी। तो कोई बोले व्हाट इज डेल्टा एच, जिसको हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे डिफाइंड है, चेंज इन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, चेंज इन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलिए ये भी एक स्टेट फंक्शन है, क्यों स्टेट फंक्शन है भैया, देखो u एक स्टेट फंक्शन है, p और v स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन ये भी हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव u जब एक्सटेंसिव है एनर्जी तो ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे आपका ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था u इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और pv क्या होता है, pv इक्वल टू nRT होता है, तो ये भी t का फंक्शन है और nRT भी t का फंक्शन है, तो h भी t का फंक्शन है, तो जैसे h t बढ़ाओगे तो ही h बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉडी हूँ, मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कराओ, तो उसको राइज करने में जो हीट लगती है उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, C से। तो मैं बॉडी हूँ, मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करो तो C, 2 डिग्री राइज करोगे तो कितनी हीट लगेगी 2C, 3 डिग्री राइज करोगे तो 3C, डेल्टा टी राइज करोगे तो C डेल्टा टी, तो हीट का फॉर्मूला होता है C डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ C क्या है, हीट कैपेसिटी। C किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो साइज, कंपोजिशन, नेचर ऑफ सिस्टम, ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है भैया, ठीक है। अच्छा यहीं अगर हम लोग हीट मतलब पूरी बॉडी ना लेकर के 1 ग्राम बॉडी की लें, तो 1 ग्राम बॉडी लेने पर हीट कैपेसिटी अब कहलाती है स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। और अगर 1 मोल ले लें, ये फॉर 1 ग्राम है, और अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो हीट कैपेसिटी कहते हैं CM। व्हाट इज CM, CM को कहते हैं, ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, CM कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी,
और एस तो देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। अब Q इक्वल्स टू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी अगर आप मास के टर्म में और स्पेसिफिक हीट के टर्म में बात कर रहे हैं, और एन सी एम डेल्टा टी अगर आप बात कर रहे हैं इस टर्म में, क्या बोलते हैं इसको, मोल्स के टर्म में। यहाँ एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब देखिए सीपी और सीवी, अब देखिए मैं चला सीपी सीवी की बात कर लेता हूं। जो हमने सीएम की बात करी यानी मोलर हीट कैपेसिटी, तो जब हम लोग गैस के लिए बात करते हैं तो गैस का टेम्परेचर दो टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं। गैस के लिए ध्यान रखिएगा, मैं गैस की बात कर रहा हूं, तो अगर गैस के लिए हम लोग बात करें तो सीएम दो टाइप का होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो इसको हम लोग सीपी बोल देते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो इसे सीवी बोल देते हैं। सीपी पे इस टाइप से जो हीट होगी इसे क्यूपी बोलेंगे, तो क्यूपी हो जाएगा एन सीपी डेल्टा टी। अच्छा, क्यूपी को थोड़ी देर पहले हमने डेल्टा एच भी बोला था, याद होगा। अच्छा, यहाँ हम लोग क्यूवी बोल देंगे हीट को, विच इज एन सी वी डेल्टा टी। थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो हमने इसको डेल्टा यू बताया था, तो डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि ये डेल्टा यू क्यू वी कैसे हो गया, तो इसको समझो। क्यू वी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो बताओ डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तुमने तो डेल्टा वी यू वी कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू से, क्यू वी के। तो क्यू वी इज डेल्टा वी, ठीक है। वही जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में नहीं बता दिया था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वो यहाँ से आ रहा है। सी पी माइनस सी वी आर होता है, इसे मेयर्स रिलेशन कहते हैं, मेयर फॉर्मूला। थोड़ी बहुत चीजें हम लोग अगर अच्छे से याद कर लें तो बहुत काम आती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब देखिए सीपी बाई सीवी को गामा कहते हैं, इसे पॉइसन रेशियो कहते हैं। स्पेलिंग गलत है थोड़ी, POI डबल SON होना चाहिए, बट ठीक है उससे हमें क्या लेने देना। पॉइसन रेशियो सीपी बाई सीवी को गामा बोलते हैं। अब आपकी मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी बाई सीवी की वैल्यू 5/3 होती है, डायटोमिक के लिए 7/5 होती है, और डायटोमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33 होती है। सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या कांस्टेंट प्रेशर क्या कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी लगभग सीवी के इक्वल होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 60 वाट हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको इमर्स किया गैस में 100, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चैम्बर है उसमें गैस है, यहां आपने एक हीटर लगा दिया, कितने वाट का है, 60 वाट का है, 100 सेकंड के लिए लगा दिया। कह रहा है इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी 5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है बताइए इस गैस की हीट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक, हीटर से हीट दे रहे हैं, कितनी हीट दी होगी हमने, Q का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, P मतलब पावर, T मतलब टाइम। कितनी हीट दे दी हमने, 60 वाट इंटू 100 यानी 6000 जूल हीट दे दी। पर अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने Q का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, C डेल्टा टी, ये 6000 हो जाएगा। तो C की जगह हमने C लिख रहा और डेल्टा टी की जगह 5, ये इक्वल टू 6000। तो भैया C की वैल्यू क्या आ गई, 1200 जूल पर केल्विन। ये लीजिए 1200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थोड़ा हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट की ओर। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी थी हमने। अभी तक हमने पढ़ा था कि गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस कंप्रेस कर रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और ये सीखेंगे कि रिएक्शंस में कैसे इनका काम होता है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइप ऑफ रिएक्शन, ये तो बेसिक चीज़ है, क्लास 6-7 में पढ़ा दिया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट वो होती है, क्या बोलते हैं आपकी, एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि आपकी प्रोडक्ट की साइड हीट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की साइड हीट कम है। तो डेल्टा एच, दो टाइप की हीट होती हैं, अभी हम आगे बात भी कर लेंगे। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है हीट प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी। इंथैल्पी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी सॉरी गलत बोल गया कि अब डेल्टा एच माइनस, इसमें हम लोग क्या होता है कि हीट रिलीज हो रही है, यानी कि आपका जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ हीट रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट और हीट
दैट मीन्स रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट भी बना रहा है और उसके साथ हीट भी बना रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट से हीट अलग हो रही है, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है, ये सबको याद होना चाहिए। इसी तरह एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। हम लोग रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं तो रिएक्टेंट को हीट देंगे तो हीट बढ़ जाएगी, तो यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब डेल्टा एच और डेल्टा यू की मेजरमेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखिए, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि डेल्टा यू होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, ज़्यादातर जो लैब में रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो एपरेटस होता है हमारे पास, जहाँ हम लोग जनरली रिएक्शन किस में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, बीकर में कराते हैं, यानी ओपन वेसल्स में ज़्यादातर कराते हैं, तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है हमेशा। अच्छा, अगर क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर ओपन वेसल होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो कांस्टेंट प्रेशर की हीट है वही हमारी डिफॉल्ट हीट होती है। और ये QV क्या होता है, डेल्टा व्यू, जिसको या डेल्टा E भी बोल सकते हैं, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कहलाती है। इनका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ज़्यादातर तो जो हीट डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालते हैं ये हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से करते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में हम लोग को देखना होगा। अब देखिए, डेल्टा यू मेजरमेंट एट कांस्टेंट, डेल्टा यू का मेजरमेंट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम फ्यूल लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, उससे हीट निकलती है, हीट से वाटर जो होता है, वहाँ वाटर रहता है सराउंडिंग में, जहाँ रिएक्शन हो रही है उसके सराउंडिंग में वाटर होता है, वो हीट वाटर को मिलती है, तो वाटर का टेम्परेचर राइज करता है। इस राइज इन टेम्परेचर को हमने मान लिया डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी राइज हो रहा है टेम्परेचर। अच्छा, और जो हीट कैपेसिटी है, दैट हीट कैपेसिटी मैंने मान लिया है कि हमारी C के बराबर है। किसके बराबर है, C के। तो देखो, ये जो हीट रिलीज हो रही है इसको हम बोलेंगे C डेल्टा T। ठीक है, कितने ग्राम से हीट रिलीज हो रही है, मान लो ये W ग्राम फ्यूल लिया है, तो W ग्राम फ्यूल से हीट रिलीज हो रही है C डेल्टा T। आपका मान लेते हैं 1 मोल, 1 मोल मतलब मोलर मास, कैपिटल M मतलब मोलर मास, 1 मोल यानी, तो 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होगी, C डेल्टा T बाई W इंटू कैपिटल M। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है, तो इस हीट को हम लोग डेल्टा U या डेल्टा E बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हीट आएगी इसको नेगेटिव साइन के साथ दिखा देंगे, तो आपका डेल्टा U या डेल्टा E का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम आगे। ये देखिए, पूरा लिखा भी है मैंने, जबरदस्ती लिखा, बताओ, पूरा मैंने लिखा भी था। डेल्टा E बराबर माइनस C डेल्टा T, और इससे आपका इंटू M/M, सारा डिटेल लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अब जैसे डेल्टा E निकाल लिया तो सवाल आएगा डेल्टा H कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा H और डेल्टा E में एक रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग अगर याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब यहाँ डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG है सिग्मा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेकिन गैस माइनस सिग्मा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेकिन गैस, यानी प्रोडक्ट में जितने भी गैस हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट में गैस। सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो गैशियस मोल में चेंज कितना हो रहा है, वही आपका डेल्टा NG है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे सोचना, अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है तो डेल्टा H बड़ा होगा या डेल्टा U। मैं तीनों क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन तीनों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। और तीसरा ये है कि अगर डेल्टा NG 0, चलो ये मैं बता देता हूं, अगर डेल्टा NG 0 हुआ, तुम लोग टेंशन ना लो, एक सवाल मैंने सॉल्व कर लिया, तो दोनों इक्वल होंगे। डेल्टा NG 0 हो गया तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U। अब बाकी दो के तुम्हें बताना है, जब डेल्टा NG पॉजिटिव तो कौन बड़ा होगा, डेल्टा NG नेगेटिव तो कौन बड़ा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे हम। एक डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ लिया गया है, खुद से करेंगे। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की बात करें तो फॉर्मूला इंथैल्पी चेंज का क्या होगा, यानी हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी, ये जनरल फॉर्मूला हो गया।
अब देखिए कुछ हीट ऑफ रिएक्शन के यानी स्टैंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं। अब मैं इंथैल्पी बोलूं या हीट बोलूं बात एक ही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी हीट कौन सी होती है, कांस्टेंट प्रेशर वाली यानी इंथैल्पी। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है, कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसे हम डेल्टा एच से बताते हैं। अब यहाँ वर्ड स्टैंडर्ड यूज हुआ है। स्टैंडर्ड हीट का मतलब होता है कि टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम भी हो सकता है। ये कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें आपके सब्सटेंसेस स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये हुआ कि जो उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट 298 केल्विन एंड 1 एटीएम, उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए रिएक्शन लिखिए H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो यहां जो हीट होगी, मान लीजिए डेल्टा H है, ये हीट स्टैंडर्ड हीट नहीं कहलाएगी। स्टैंडर्ड हीट के ऊपर ऐसे नॉट लगा देते हैं, ये नॉट जब लग जाता है तो इसे स्टैंडर्ड हीट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हीट के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने कहीं नहीं बताया कि पानी हमारा लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कुछ बताया ही नहीं। तो आपको सबकी स्टेट कंडीशन बतानी चाहिए। अच्छा, यहीं अगर मैं ये लिख देता, मान लो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से बनेगा H2O लिक्विड, तो इधर जो हमारा डेल्टा H कहलाएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे H2 भी गैस होता है, O2 भी गैस होता है और पानी लिक्विड होता है। मैंने सब वैसे ही दिया हुआ है। तो यहां इस रिएक्शन की हीट स्टैंडर्ड हीट है, लेकिन इस रिएक्शन की हीट स्टैंडर्ड हीट नहीं है। क्लियर है बात हमारी? आई होप हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स हैं हमारे सिलेबस में। सबसे पहले आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? सुनना ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन याद रहेंगी, क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। कितने मोल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं? 1 मोल। किसकी हेल्प से? उस सब्सटेंस को बनाने में जो अंदर एटम है, कोई एटम लगे होंगे, उन एटम की एलिमेंटल स्टेट। अब कहेंगे आप एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? जैसे H एटम है, H एटम नेचर में किस रूप में मिलता है? H2। O किस में मिलता है? O2। ठीक है, इसी तरह आपका नाइट्रोजन किस में मिलता है? N2। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन किस में मिलता है? कार्बन लिक्विड सॉलिड गैस थोड़ी ना मिलता है। कार्बन आपका C के फॉर्म में मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोक, बहुत फॉर्म में। आपको कमेंट में बताना है कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। पॉज करिएगा, मैं आंसर बताने वाला हूं। इसकी कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है कार्बन ग्रेफाइट। इसी तरह सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट होती है सल्फर रोम्बिक होता है, सल्फर आपका मोनोक्लिनिक होता है, सल्फर S6 होता है, S2 होता है। S2 तो बहुत कम होता है, खैर S2 तो ना मानिए। तो सल्फर की जो, एक सेकेंड, सल्फर की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो होती है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, इसी तरह आप ध्यान रखिएगा H की यानी किसी भी आयन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी आयन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? अभी के अभी बताइए। मैं पॉज करिए, मैं आंसर बताने वाला हूं। आंसर है उसका एक्वस आयन, यानी H प्लस आयन अगर है तो उसकी स्टेबल स्टेट होगी H प्लस एक्वस। जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस की होगी Cl माइनस एक्वस। ये स्टैंडर्ड स्टेट होती है इनकी। खैर, कितने मोल बनाने हैं? 1 मोल। तो जैसे किसी ने कहा H2O हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, तो हमने 1 मोल H2O का बनाया। कितने मोल बनाने हैं? 1। किससे किससे बनाना है? H2 से। और किससे? O2 से। यहां एक H2O है तो बैलेंसिंग यहां करेंगे तो हाफ O2 करना पड़ेगा। कोई और एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो हमने कहा CaCO3 बनाना है, तो CaCO3 किससे बनेगा? CaCO3 कैल्शियम से बनेगा। और किससे बनेगा? कार्बन से बनेगा। और किससे बनेगा? O2 से बनेगा। बैलेंसिंग के लिए 3/2 O2 लिख दिया। अच्छा, इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट रिलीज होगी, उससे रिलीज एब्जॉर्ब होगी, उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 का। तुमसे मेरा फिर से सवाल है, क्या इस हीट को स्टैंडर्ड हीट बोल सकते हैं? यस और नो? आप बोलिए नो। अगर इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हीट बनाने के लिए कैल्शियम को सॉलिड लेना पड़ेगा। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट लेंगे। O2 की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? गैस, तो गैस ले लेंगे। CaCO3 की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट है भैया, सॉलिड होता है, सॉलिड लिख देंगे। अब ये जो हीट होगी ये स्टैंडर्ड हीट कहलाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रही हो बात।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये याद रखना, एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट में हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। यानी किसी ने आपसे कहा कि बताओ डेल्टा एच नॉट O2 कितना होगा, आंख बंद करके बोल देना जीरो। डेल्टा एच नॉट कार्बन ग्रेफाइट क्या होगा, आंख बंद करके बोल देना जीरो। जो भी एलिमेंट आप जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है नेक्स्ट है हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझो इसे, कंबशन नाम से ही पता लग रहा है जलाया जाएगा किसी चीज को। तो 1 मोल ऑफ फ्यूल को जलाते हैं, किसको जलाते हैं, 1 मोल फ्यूल। जैसे देखो यहाँ C4H10 को जलाया है, कितने मोल लिए हैं, 1 मोल। तुम एक से दूसरा मोल मत ले लेना, ये 1 ही लेना, 2 मत कर देना। जलाया है, O2 के प्रेजेंस में क्या बना, CO2 और H2O। ठीक, इसी तरह H2 की हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसी तरह इस कार्बन की क्या होगी, C प्लस O2 गिव्स CO2। मैं कह रहा हूं इस हीट को डेल्टा एच को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। किसका, H2 का। कमेंट सेक्शन में बताइए सेम इसी हीट को हम एक और नाम दे सकते हैं। देखें कितने लोग बता पाते हैं। पॉज करिएगा, मैं आंसर बताने वाला हूं। आंसर है इसी को हम लिख सकते हैं हीट ऑफ, या चलो आंसर नहीं, आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें ही आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये क्या है, इसमें हम लोग 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 मोल सब्सटेंस, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस एटम्स में। किसमें, गैशियस एटम्स। जैसे देखो ये 1 मोल H2 लिया, कन्वर्ट कर दिया 2H में। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो H2O लिया, H2O को कन्वर्ट कर दिया 2H प्लस O में। CH4 लिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, C प्लस 4H में। ये सब गैशियस होने चाहिए। तो यहां जो हीट लगेगी CH4 वाले केस में उसे कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4। H2O वाले में जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2O। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है 1 मोल, सुनना ध्यान से, किसको, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना है। किससे, किसमें तोड़ना है, जिसने उनको बनाया है। जैसे मैंने आपने बनाया मिलके बॉन्ड को, हमारे बीच के बॉन्ड को तोड़ दीजिए, मुझे गैस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको भी गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे आपने मान लीजिए H2O लिया, तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा, HO गैस प्लस क्या, H गैस। कौन सा बॉन्ड तोड़ा हमने, OH का। तो यहां जो डेल्टा H कहलाएगा वो कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ये OH बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा भैया। ठीक है, अब देखो ये 2 टाइप से डिफाइन होती है बॉन्ड एनर्जी। एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट होती है, और मीन बॉन्ड एंथैल्पी ये एवरेज होती है। मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में क्या मतलब है। जैसे देखिए, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लें। अब हीट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला भी होता है बॉन्ड के एनर्जी के टर्म में, कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये हीट भूलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका क्या मतलब है, जब आप कोई बॉन्ड तोड़ते हैं और एक ही बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर सिर्फ एक बॉन्ड, तो जो एनर्जी आपकी लगती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसे देखो ये Cl2 में हमने तोड़ा उसको, Cl और Cl में 2 Cl बन गए, तो जो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी वो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी होगी तो आपकी Cl2 की। जैसे O2 को तोड़ा, O2 में 2 O हैं, दोनों O को अलग कर दिया, 2 O बन जाएंगे, तो 2 O आपके बॉन्ड एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यही जरा एवरेज यानी मीन बॉन्ड एंथैल्पी समझें। मान लीजिए जैसे यहाँ CH4 है, CH4 को हमने तोड़ा किसमें, C प्लस 4H में। बताइए कितने बॉन्ड तोड़े होंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड बने होंगे हाइड्रोजन से, चारों बॉन्ड तोड़ डाले। ठीक, अब सोचिए अगर हमने चारों बॉन्ड तोड़ डाले तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी, ये जो बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड तोड़े होंगे ना, तो चारों बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी है 1665। तो बताओ एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी होगी, ये 4 के लिए है, तो एक बॉन्ड के लिए कितनी लगी होगी, तो हम लोग कहेंगे 1665 डिवाइड बाय 4। पर ये बताओ, ये जो हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, क्या चारों में इक्वल एनर्जी लगी होगी, ऐसा थोड़ी ना है। कभी किसी में एनर्जी ज्यादा लगी होगी, किसी में एनर्जी कम लगी होगी। भाई मान लो तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 हाथ को कोई कहते कि हमें काटना है, तुम्हारे हाथ को काटेंगे और भाग रहे तलवार लेकर के काटने के लिए,
तो भैया तुम्हारे दोनों हाथ काटने में कभी एक काटेगा फिर दूसरा काटेगा, क्या दोनों में उसकी मेहनत सेम लगेगी? नहीं, जब तक तुम्हारे दोनों हाथ हैं तुम भैया ज़्यादा लड़काओगे, भाई नहीं काटने देंगे, नहीं काटने, एक कट गया तो दूसरा भी कट गया समझो, ठीक? तो एक हाथ को बचाना दूसरा, वरना एक हाथ अगर कट गया ना तो कोई दूसरा भी कोई काट लेता है। तो कहने का मतलब है दोनों हाथ काटने में सेम एनर्जी नहीं लगेगी बंदे की अगले की। इसी तरह चारों बॉन्ड तोड़ने में सेम एनर्जी नहीं लगेगी। ये जो भी वैल्यू आएगी वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसी तरह समझो, ये चार तुमने इसको पूरे CH4 को गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो इस एनर्जी को हम एक और नाम दे सकते हैं, डेल्टा HA, यानी हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए बढ़ेंगे आगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब ये क्या होता है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक मोल सोल्यूट को पानी में डाला, पानी में डालने पे उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस दौरान जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे ही क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा सुनना ध्यान से, कुछ सॉल्ट होते हैं जो पानी में डालने पर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कौन कौन से सॉल्ट होते हैं मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। जैसे NaCl, KCl, NH4Cl, CuSO4.5H2O, ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो पानी में अगर आप डालेंगे तो इनके लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह कुछ सॉल्ट्स हैं, जैसे मैं बताता हूं CuSO4, सिर्फ CuSO4, CaCl2 एक्सेट्रा, इनके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है सॉल्यूशन की। पानी में डालोगे हीट रिलीज करेंगे। एसिड बेस को हमेशा पानी में डालो हीट रिलीज होती है, ठीक है? अब देखिए, जैसे हमने कहा NaCl है, एक एग्जांपल देता हूं। NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में। तो इसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, ये डायरेक्ट आपका NaCl सॉलिड डायरेक्ट Na प्लस एक्वस नहीं बनता, पहले NaCl का बॉन्ड टूटता है, आयनिक बॉन्ड टूटेगा तो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट होंगे। फिर वो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? लैटिस एनर्जी। फिर वो जो Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस है वो पानी से इंटरेक्ट करेंगे और Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनाएंगे। इसमें जो हीट लगती है उस हीट को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपके हीट ऑफ हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी को जोड़िए तो हीट ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बहुत सिंपल सा है, कोई आपके पास एक सॉल्यूशन है उसमें आप पानी मिलाइए, उस पानी को मिलाने से आपका जो भी हीट एक्सचेंज होती है उसे हीट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। चलिए, फिर क्या है आपका लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब एक मोल लैटिस लीजिए, आयनिक लैटिस लें चाहे जो लैटिस लें, उसको तोड़ना है। किस में तोड़ते हैं? जिससे वो लैटिस बनी है। जैसे हमने कहा NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए NaCl लैटिस ली, इसको तोड़ दिया, तो बताओ NaCl किससे बना है? किससे बना है? Na प्लस और Cl माइनस से, Na और Cl से, तो हम कहेंगे Na प्लस और Cl माइनस से। तो इस दौरान जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है? Le, लैटिस एनर्जी। अच्छा, हिंदी में कहते हैं जालक ऊर्जा। अच्छा, अगर ये इसी का उल्टा कर दो, यानी Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस से ये लैटिस बना दो, यानी NaCl बना दो, तो यहां भी जो डेल्टा H होगा वो भी लैटिस एनर्जी कहलाएगा। पर यहां हीट एब्जॉर्ब होगी और यहां हीट रिलीज। जब कोई चीज बनती है, बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, बॉन्ड टूटता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? याद रखना इस बात को। अब देखिए कुछ और एंथैल्पी, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है 1 मोल ऑफ उसको 1 मोल ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट, सॉलिड को, 1 मोल ऑफ सॉलिड को उसके फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट पे या लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट पे उसको 1 atm की कंडीशन में मेल्ट करिए। जैसे H2O सॉलिड को H2O लिक्विड बनाइए, तो हीट जो लगेगी उसे हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। वैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? एक मोल लिक्विड को आप वेपराइज करिए, किस टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। किस प्रेशर पे होता है? 1 atm प्रेशर पे। तो वहां जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह आपका है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। 1 मोल सॉलिड को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करिए, तो जो हीट लगती है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक लॉ है जिसे हम कह रहे हैं हेस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ सिंपली ये कहता है, मैं पहले वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूँगा, कि अगर एक रिएक्शन करवा रहे हैं उसको चाहे आप एक स्टेप में कराइए चाहे 10,000 स्टेप में कराइए, अगर आप सेम रिएक्शन को सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, 100 स्टेप, 1000 स्टेप में कराते हैं तो भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे देखो हम मान लो ये रिएक्शन करा रहे हैं ए से बी, दो पाथ ले रहे हैं, एक पाथ 1, ये पाथ नीचे वाला 1 है, ए से सी, सी से डी और बी, और ये है पाथ 2। तो ए से बी जा रहे हैं तो पाथ हमारा डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच हमारा है डेल्टा एच आर मान लिया। ठीक, अच्छा जब हम पाथ 2 से जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारी ए से सी आने में लगी डेल्टा एच 1, फिर सी से बी आने में लगी डेल्टा एच 2, फिर सी डी से बी जाने में लगी डेल्टा एच 3। ठीक, अब हेस लॉ हमसे क्या कहता है कि हम ये पाथ 1 से 2 से डायरेक्ट गए थे, तो डेल्टा एच आर जो होगा पता है किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या रीजन है कि हीट ऑफ रिएक्शन हमारी कांस्टेंट है। देखें कितने लोग ये बात बता पाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली आपका एक मेथड है जिससे हम लोग लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल के लिए हम लोग को लैब में एक रिएक्शन करवाते हैं और उसका डिटेल्ड स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे लैब में हमने एक रिएक्शन कराई, लेट्स से रिएक्शन कराई हमने Na प्लस हाफ Cl2 से क्या बना गया हमारा? NaCl सॉलिड। अब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म किया है एलिमेंट से, तो यहां जो हीट होगी वो क्या कहलाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन? NaCl। अब देखो ये डायरेक्ट NaCl नहीं बना होगा, ये NaCl डायरेक्ट नहीं बना होगा, इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे। उन स्टेप्स को ही डिटेल में देखना हमारा बॉर्न हेबर साइकिल कहलाता है। मैं दिखाता हूं यहां, थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। देखिए अगर हम लोग यहां देखें तो Na प्लस यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं। देखिएगा कि अगर यहां से हम लोग देखें Na प्लस हाफ Cl2 ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें Na पहले कन्वर्ट होगा Na गैस में। किसमें कन्वर्ट होगा? Na गैस। ठीक, इसमें जो हीट एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे, अगर तुम्हें पता हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस एटम बन रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो भी आप बोल रहे हैं। फिर Na गैस से हमने Na प्लस गैस बना दिया, यहाँ जो एनर्जी लगेगी इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अभी के लिए मैं इसको डेल्टा H1 कह देता हूँ, इसको मैं डेल्टा H2 कह देता हूँ। फिर Na प्लस गैस जो है ये आपका बन चुका है यहाँ। फिर इसके बाद हमने क्या किया? देखो यहाँ पे हमने हाफ Cl2 यानी क्लोरीन को Cl एटम में बदल दिया। इसको जो एनर्जी बोलेंगे वो बॉन्ड एनर्जी है, वो भी हाफ, बॉन्ड तोड़ रहे हैं आधे Cl2 का, तो इसको हमने डेल्टा H3 बोल दिया मान लो। फिर ये Cl बन चुका है, इसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब ये Cl माइनस बन गया। यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे कहेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको मैं डेल्टा H4 बोल रहा हूँ। अब ये जो Cl माइनस है और ये जो Na प्लस है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और इससे क्या बन गया हमारा? NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड जो बना है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे लैटिस एनर्जी बोलेंगे। अभी के लिए मैं डेल्टा H5 बोल रहा हूँ। और चाहे तो हम ये Na और हाफ Cl2 से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, इसको हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया। तो देखो यहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट भी आ सकते हैं और ये कई सारे स्टेप का यूज करते हुए भी आ सकते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग डेल्टा HF जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा पता है? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ऐसे करते करते कहाँ तक? डेल्टा H5। आपके जितने भी डेटा इसमें दिए हुए हैं उसमें से कोई एक डेटा मिसिंग हो जाएगा और आपसे वही डेटा पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही NaCl बनाए आप MgCl2 की बना सकते हो, किसी भी सब्सटेंस की आप बॉर्न हेबर साइकिल बना सकते हो। आइए, लेवोसियर लैप्लास लॉ। ये लॉ हमसे क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी रिएक्शन को पलट दिया तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो जाती है। जैसे देखो Na प्लस Cl माइनस से मैंने NaCl बनाया, एनर्जी डेल्टा H माइनस में, पर यही उल्टा कर दो तो ये डेल्टा H पॉजिटिव में हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आने पर आगे क्वेश्चन देखने से पहले एक तो डेल्टा H के हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा HR इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा HR इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट।
जब फॉर्मेशन का डेटा दिया होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन का, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, और अगर कंबशन का डेटा दिया होगा तो हीट ऑफ रिएक्शन के लिए ये करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। कह रहा है इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कितनी होंगी, जरा बताइए। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें बॉन्ड्स टूट रहे हों और या फिर जिसमें आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। चलिए देखते हैं, I2 से 2I बन रहा है, बॉन्ड तोड़ा है, ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। इसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे में भी देखो बॉन्ड तोड़ा है, इसका भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरे में देखो H2 लिक्विड को गैस बनाया है, लिक्विड को गैस बनाने में हीट तो एब्जॉर्ब होगी ना, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। कार्बन को जलाया है, जलाने में हीट रिलीज होती है, नेगेटिव हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला है, हीट ऑफ सोल्यूशन यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो कितनी प्रोसेस हमारी यहाँ पॉजिटिव वाली हो जाएंगे भैया, बताना जरा। तो ये हमारी टोटल पॉजिटिव वाली डेल्टा एच पॉजिटिव कितने प्रोसेस के लिए होगा, 3 नहीं सॉरी 4 के लिए, ऑप्शन नंबर 3। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड, ये एस ब्लॉक का है जो डिलीट हो चुका है। मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, आपको खुद से करना है ये, मैं हिंट देता हूँ, हालांकि ये 100% नहीं वैलिड होता है, लेकिन इस केस में वैलिड है कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यानी जितनी स्ट्रॉन्ग लैटिस होगी, उसके फॉर्म होने में हीट उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। तो NaF, NaCl, NaBr, Na, ये 4 लोग हैं, इसमें जिसकी लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, जिसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बना होगा, उसके बनने में एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। आपको खुद से कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, या चलिए कमेंट में नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, आप एक बार पॉज करिएगा, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ये। NaF में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर NaCl में, फिर NaBr में, और फिर NaI में। अब ये है CCl4 प्लस H2O CO2, सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, और कह रहा है मैग्नीट्यूड बता दीजिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन बिलो। ओ कुछ मिसिंग है, रिएक्शन नहीं दिया शायद। तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ, ये रिएक्शन है। इसकी डेल्टा एच पूछ रहा है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें डेटा क्या दिया है, फॉर्मेशन वाला दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वैल्यू तुम्हारा रखना तुम्हारा काम है, आंसर कमेंट में बताना तुम्हारा काम है। प्रोडक्ट में कौन कौन है, एक CO2 है तो CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख देना, 4 HCl है तो 4 इंटू HCl का डेटा रख देना, माइनस रिएक्टेंट में क्या है, एक CCl4 है, CCl4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन रख देना, प्लस 2 इंटू H2O है, H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन रख देना। ये जो डेटाज दिए गए हैं इनको यहाँ रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है कार्बन टू CO2 393.5। इसका क्या मतलब है, पहले ये लिख लो। C प्लस O2 से क्या बन रहा है, CO2, कंबशन में यही तो होता है O2 से रिएक्शन। इसके लिए डेल्टा एच है माइनस 393.5 किलो जूल। तो हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, अब ये कह रहा है 35.2 ग्राम हमको CO2 बनाना है, तो हीट रिलीज कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो, अच्छा यहाँ CO2 बन रहा है ना, कितना CO2 बन रहा है, एक CO2 का वेट 44 ग्राम होता है, तो यूनिटरी मेथड से कर लो। क्या तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, तो हीट रिलीज हो रही है माइनस 393.5 किलो जूल। तो 1 ग्राम जब बनेगा तो डिवाइड कर दो किससे, 44 से। और अगर मान लीजिए आपका ये बन रहा है, क्या बोलते हैं 35.2 ग्राम अगर बन रहा है, तो कितनी हीट रिलीज होगी, माइनस 393.5 डिवाइड बाई 44 इंटू 35.2। इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अब चलिए क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जेई में और इनफैक्ट नीट में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। देखिए ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है वाइल परफॉर्मिंग अ थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन।
कि HCl और NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, CH3 COOH और NaOH की करा रहे हैं तो इतनी थोड़ी कम हीट रिलीज हो रही है। तो कह रहा है हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा CH3 COOH का। समझिए कि पहले तो ये समझे कि यहाँ हीट कम रिलीज क्यों हो रही है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, हमेशा मतलब हमेशा, हमेशा 100% रिलीज होती है। अब एसिड और बेस ने रिएक्शन की, पहले केस में अगर हम देखें तो दोनों आपके एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज रहते हैं, तो उन्हें आयनाइज करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, तो उन्होंने कुछ हीट रिलीज कर दी। अब CH3 COOH आपका पार्शियली आयनाइज होता है, तो उसको आयनाइज करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब CH3 COOH आयनाइज नहीं होना चाहता, वो कहते हैं हम नहीं होंगे आयनाइज। तो कहते हैं फिर क्या करोगे, कहते हैं कुछ दो। तो कहते हैं क्या लोगे, कहते एनर्जी दो। तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके नालायक आयनाइज होता है। तो अब सोचो अगर ये CH3 COOH आयनाइज हो रहा है एनर्जी लेके, यानी अंडर द टेबल एनर्जी ले रहा है, बताओ। ठीक है, करप्शन का लेवल यहाँ पे भी है भैया, करप्शन बहुत बुरी चीज़ है, यहाँ तक फैला हुआ है करप्शन। तो CH3 COOH को डिमांड करता है, उसी हीट को, जितनी हीट वो डिमांड करता है उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ आयनाइजेशन। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, हीट ऑफ आयनाइजेशन, या इसी को हीट ऑफ डिसोसिएशन वगैरह भी बोलते हैं। ये आप डेल्टा H यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या ऐसे मैं लिख देता हूं हीट ऑफ, ये जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग माइनस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक, यानी स्ट्रॉन्ग वाले से वीक वाले की हीट माइनस कर दीजिए और मॉड लगा दीजिए, पॉजिटिव में आता है। तो स्ट्रॉन्ग वाले की क्या हो जाएगी यहाँ पे -57.3, वीक वाले की हो जाएगी -55.3, दोनों माइनस करिए तो ये माइनस करने पे आ जाएगा -2, और मॉड ले लिया तो +2 किलो जूल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए करते हैं आगे। ओह सॉरी, 5 लीटर ऑफ ये मिक्सचर है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखने में तो लग रहा है कंबशन कराया गया है, सही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ओ भैया आई एम सो सॉरी, एक डेटा मिसिंग है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C3H8 इज नॉट गिवन हियर, ये दिया होना चाहिए था, पर चलिए नहीं दिया है तो भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझें, देखिए हमारे पास CH4 और C3H8 ये टोटल मिला के 5 लीटर है। थोड़ा इनको अलग अलग कर लेते हैं, इसको x लीटर मान लिया, इसको 5 - x लीटर मान लिया। कह रहा है इनकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं O2 से, तो 16 लीटर O2 लगती है। कितने लीटर 16 लीटर O2 लगती है, CO2 वगैरह बनता होगा। कह रहा है इनको जलने में कितनी हीट रिलीज हुई होगी इस प्रोसेस के दौरान। हमको दिया है हीट ऑफ कंबशन CH4 का, हमको दिया हीट ऑफ कंबशन C3H8 का। ये डेटा बस यहाँ पे मिसिंग है, ये मिसिंग हो गया, यहाँ डेटा मिला नहीं है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझें। तो सबसे पहले देखो CH4 O2 से रिएक्शन बनाइए, क्या बनेगा हमारा CO2 + 2H2O, और इसी तरह C3H8 की O2 से रिएक्शन बनेगा, 5O2 होगा, 3CO2 और 4H2O। बैलेंसिंग आपका खुद से काम है, मैंने आपके लिए कर दी। ये x लीटर था, ये 5 - x लीटर था। तो देखो यहां से हम अगर स्टोइकियोमेट्री से निकालें तो O2 कितना लगेगा, 2x लीटर लगेगा। यहां से अगर निकालें तो O2 कितना लगेगा, 5 - x × 5। स्टोइकियोमेट्री सबको मालूम है, एक C3H8 के लिए 5 O2 यानी 5 गुना, तो यहाँ जितना भी लिया उसका 5 टाइम्स लग जाएगा। अब टोटल O2 कितनी हो गई, टोटल O2 हो गई 2x + 5 × 5 - x, ये आ जाएगा आपका 16 लीटर। यहाँ से हम x निकालते हैं, कैलकुलेशन करो भैया, पॉज करो वीडियो को और तुरंत देखो कि आपका कितना आ रहा है x की वैल्यू। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 9, ये 3 आ रहा है, 3 लीटर। तो यानी CH4 हमारे पास 3 लीटर है और C3H8 हमारे पास 2 लीटर है, 5 - x। अब देखो 3 लीटर CH4 आया, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। पहले हम CH4 के मोल्स निकालेंगे, कितना आएगा, TP पे 3/22.4 मोल्स आ गए। हीट ऑफ कंबशन क्या दी है CH4 की, ये दिए 890 ना किलो जूल पर मोल। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि 1 मोल CH4 अगर लेंगे तो हीट मिलेगी 890
पर अपन के पास 1 मोल थोड़ी ना, हमारे पास तो 3/22.4 मोल है। तो इससे कितनी हीट मिलेगी? 890 मल्टीप्लाई बाय 3/22.4। क्या हमारी हीट आ जाएगी? बोलो यस और नो। और जैसे ही ये हीट आई, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो जैसे ही ये हीट आई, तो यही हीट हम लोग एक बार कैलकुलेट करेंगे फिर से। किससे कैलकुलेट करेंगे? C3H8 के थ्रू, पर उसका डेटा मिसिंग है, तो ऐसे ही करना जाएगा और दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ X2Y2, ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया है, एम्स में भी आया है। बढ़ा जाने कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब जगह आता रहता है यार घूम फिर के। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सबकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, तो हम एक काम करेंगे, सबकी बॉन्ड एनर्जी एज्यूम कर लेंगे। रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड एनर्जी x मान ली, इसकी मान ली 0.5x और xy की मान ली फिर से x। रेशियो ये है ना। अब देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन xy दिया हुआ है, xy की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे बना होगा? xy बना होगा x2 और y2 से। बताओ इसमें क्या गलती है? पॉज करो, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ क्या गलती है। ठीक है, गलती है कि यहां पे हाफ हाफ करना जरूरी है, क्योंकि इसको 1 मोल बनाना है, 2xy नहीं करना है। 2xy मत कर देना, 1xy ही रहने देना। इसके लिए डेल्टा HR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? माइनस का 200 किलो जूल। अब आपने इसके लिए डेल्टा HR का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, चलो रिएक्टेंट के लिए देखना, रिएक्टेंट कौन है? X2 और Y2, तो X2 की बॉन्ड एनर्जी x है, Y2 की बॉन्ड एनर्जी 0.5x है, और प्रोडक्ट में XY की बॉन्ड एनर्जी x है। और ये डेल्टा HR आपका नेट कितना दिया हुआ है? माइनस का 200। भैया यहाँ से x निकाल लेना। ठीक है, और वही पूछा गया X2 की बॉन्ड एनर्जी। कैलकुलेट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है आपका सही जवाब। मैं आपको सही जवाब बताता हूँ, इसका सही जवाब है 800। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। एक एथलीट है जिसको 100 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है एनर्जी के लिए, कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट है 1800 किलो जूल के, यानी 100 ग्राम ग्लूकोज से 1800 किलो जूल एनर्जी मिलती है। कह रहा है कि 50% ऑफ एनर्जी तो है वो यूटिलाइज कर ले रहा है एथलीट, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दौड़ भाग करके 150% यूटिलाइज कर ले रहा है, बाकी वो नहीं चाहता कि 50% आपका स्टोर हो। तो स्टोर अवॉइड करने के लिए वो हम लोग परस्पायर करेंगे कुछ वाटर का वेट, यानी पसीना निकालेगा, कुछ करेगा जिससे वाटर का इवेपोरेशन होगा। आपसे पूछा जा रहा है कितना इवेपोरेट हमको वाटर करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पसीना हमें बहाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अब देखिए, अब मैं इसको करूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए हमने उसको 1800 किलो जूल एनर्जी दी थी, जो कि 100 ग्राम ग्लूकोज से आई थी। ठीक, इसका 50% यूज हो गया, यानी कितना यूज हो गया? 900 किलो जूल। कितना बचा हुआ है? लेफ्ट कितना है? 900 किलो जूल। इसका हमें पसीना बहाना है, पसीना इसको बहाना है। पसीना बहेगा, पानी इवेपोरेट होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, यही सब करना है। अब कह रहा है देखो कि वाटर की हीट ऑफ इवेपोरेशन 45 किलो जूल पर मोल है, यानी 1 मोल वाटर को इवेपोरेट अगर आप करना चाहते हैं तो भैया 45 किलो जूल एनर्जी लगेगी। तो भैया हमारे पास एनर्जी कितनी है इवेपोरेट करने के लिए? 900 किलो जूल। तो क्वेश्चन है कितना वाटर इवेपोरेट होगा ग्राम में। ठीक है, 45 किलो जूल से 1 मोल वाटर इवेपोरेट होता है। आपको खुद से ऐसे सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं थम्स अप करूंगा। चलिए, वैसे इसका आंसर क्या है मैं बता देता हूं या नहीं बताऊंगा, चलो कमेंट सेक्शन में बताना। अब एक ये क्वेश्चन है, चेंज इन एंथैल्पी फॉर कन्वर्शन ऑफ हाफ Cl2 टू Cl माइनस एक्वस। सवाल समझ लीजिए, हम लोग को हाफ Cl2 को Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके। भाई Cl2 से Cl माइनस बन रहा है, इसके लिए डेल्टा H पूछ रहा है। कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या दिया है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की दी हुई है, यानी
Cl2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे 2Cl गैस में, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है 240 किलो जूल, मैं किलो जूल नहीं लिख रहा, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी हुई है Cl की, यानी जब Cl गैस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl माइनस गैस बनेगा, ये भी दिया हुआ है डेल्टा एच, कितना दिया है 350 माइनस का। और फिर देखो ये हाइड्रेशन एनर्जी भी आयन की दी है, यानी जब Cl माइनस को आप पानी में डालोगे तो Cl माइनस एक्वस बनेगा ना, तो इसके लिए भी डेल्टा एच दिया हुआ है -380 किलो जूल। तो इन तीनों डेटा की हेल्प से ये हमको डिराइव करनी है। क्या हम लोग कर पाएंगे? देखिए कैसे करेंगे। हमको यहाँ Cl माइनस एक्वस चाहिए, वो भी 1, तो हमको यहाँ Cl माइनस एक्वस 1 दिख रहा है। हमको Cl2 कितने चाहिए? यहाँ पे देखो हाफ Cl2 चाहिए, हमारे यहाँ कितने Cl2 हैं? 1 Cl2 है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हमें? यहाँ पे 1, हमारे पास कितना है? 1, तो ठीक है, बस अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से देखो क्या होगा, ये देखो Cl गैस कैंसिल, Cl माइनस गैस कैंसिल, क्या बचा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? Cl माइनस एक्वस, ठीक है। अब नेट डेल्टा एच क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 120, तो ये 120 माइनस 350 माइनस 380 730 माइनस का 120 प्लस का, यानी आ जाएगा आपका माइनस का 610। ओके इज, अच्छा देखो यहाँ माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो माइनस हमको नहीं बताना है, तो माइनस हटा दो यहाँ से, तो आंसर है 610। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं लास्ट हमारे मतलब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि है स्पॉन्टेनियस यानी स्पॉन्टेनिटी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप होती है, जिनके लिए कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है, जैसे गैस मिक्स हो गई, अब भूकंप आ गया, झरना गिर रहा है, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में काउंट होती हैं। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या है? यूनिडायरेक्शनल है यानी इरिवर्सिबल है, नॉट कंसर्न विद द रेट, इससे मतलब नहीं है कि कितनी स्पीड से हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इट प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम, मतलब फाइनल होने तक ये चलती रहेगी, जब तक खत्म ना हो जाए चलती रहेगी। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब स्पॉन्टेनियस हैं, यानी ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए या एक बार आप चालू करा दो तो पूरी कंप्लीट हो जाए। जैसे मोमबत्ती जला दीजिए, तो मोमबत्ती जलाने के लिए एक बार माचिस जलानी पड़ेगी, पर उसके बाद ये पूरी कन्वर्ट होती रहेगी। अच्छा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब भी होती है तो उससे हीट रिलीज होती है। अब देखिए एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, आपका जो मतलब तितर बितर रहना। तो जो सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डर रहता है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा कहलाती है, जिसकी एंट्रोपी जो कम डिसऑर्डर रहता है उसकी एंट्रोपी कम कहलाती है। जैसे ये देखिए सॉलिड आपका ऑर्डर्ड स्टेट है, ये देखिए लिक्विड आपका डिसऑर्डर्ड है, लेकिन गैस देखो हाईली डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एंट्रोपी, इसी के रैंडमनेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। कह रहा है इसमें से किसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी एंट्रोपी की? तो मैं हिंट देता हूँ, एंट्रोपी की वैल्यू सब गैस हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। मैं हिंट देता हूँ, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, ठीक है। आपको खुद से बताना है कहाँ रैंडमनेस हमें ज़्यादा मिलने वाली है, खुद से बताइएगा। अब एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो जो ds होता है सिस्टम के लिए उसका फॉर्मूला होता है dq/t, ठीक है। अब t अगर कांस्टेंट है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, तो डेल्टा एस सिस्टम ये बन जाएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा q/t, यानी नेट हीट, डेल्टा क्यू भी कर सकते थे, हीट अपॉन टी। तो ये लेकिन तब जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो भैया तब तो ये लगेगा डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू dq/t का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, dq की जगह पे हम कुछ कुछ लिख सकते हैं। जैसे हीट का एक फॉर्मूला पड़ा था ms डेल्टा t, तो इसे ms dt लिख सकते हैं, या इसे ncm dt लिख सकते हैं। ये सब हम खुद से करना पड़ेगा, हमें जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस कैसे लिखते हैं? सराउंडिंग का एक जस्ट फॉर्मूला होता है, जो एक्चुअल हीट होती है डिवाइडेड बाई टी, हीट एक्चुअल डिवाइड बाई टी, ये आपका
सराउंडिंग के लिए। अब नेट डेल्टा एस टोटल क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज दोनों को जोड़ दो। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आता है तो हम इसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और अगर डेल्टा एस जीरो आता है तो हम कहते हैं सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब कुछ रैंडम एंट्रोपी में चेंज ही नहीं आ रहा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, 30.4 किलोजूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंट्रोपी चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब देखो क्या क्या दिया है मेल्टिंग पॉइंट तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो इस टाइम पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है, यानी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन लिख सकते हैं नहीं, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो डेल्टा एस दिया हुआ है 28.4 जूल में, क्यू कितना दिया है हीट मतलब 30.4 किलो जूल है, तो 2000 कर देना, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको टीएम लिख दिया, चलो तो यहाँ से टीएम निकाल लेना कितना होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ I2 सॉलिड से I2 एक्वस बना रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, ज़्यादा रैंडम कौन होता है, एक्वस यानी लिक्विड, सॉलिड के कंपैरिजन में, तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। H2 से क्या देखिए हमने 2H बनाया, अब देखो एक गैस से H2 एक गैस है, उससे 2H बना दिए, दो गैस बना दी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो यहाँ 2H2 प्लस O2 से H2O बना दिया, यहाँ गैस से क्या बना दिया, लिक्विड, ये बैलेंस नहीं है, इसको यहाँ 2H2O कर लीजिएगा, तो 2H2 यानी कि गैस से लिक्विड बना दिया, तो यानी आपने मोर रैंडम चीज से, मोर एंट्रोपी वाली चीज से कम एंट्रोपी वाली चीज बना दी, तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब आप बताइएगा इसमें किस केस में आपकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ओह सॉरी। अब देखिए कह रहा है 2Cl से Cl2 बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 Cl मिलके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हीट रिलीज होनी चाहिए, तो बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, हीट रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ फॉर्म हो रहा है बॉन्ड। अच्छा दूसरे पार्ट का आपको खुद से आंसर बताना है, डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, पॉज करिए, खुद से आंसर सोचिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। कैसे होगा अब आप ये खुद जानेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, आइसोथर्मली पीवाई से इसका पीएफ किया जा रहा है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एस डायरेक्ट लिख सकते हैं Q अपॉन टी, और तुम्हें अगर याद हो तो Q था माइनस डब्लू, डब्लू का फॉर्मूला क्या था, -2.30 वाला था ना फॉर्मूला, उसको पुट करके दिखाना कौन सा आ रहा है। बस ध्यान रखना ये लॉन के टर्म में दिए हुए हैं, तो ये सब लॉन के टर्म में दिए हैं, तो लॉन से लॉग कैसे बनाते हैं, लॉन बराबर 2.303 लॉग एक्स होता है, तो हमारे फॉर्मूले में 2.303 हटा देना क्योंकि सब यहाँ लॉन में है, ये तुम्हें खुद से करना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमसे कि हीट जो है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर नहीं बह सकती, पहला। दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपका जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस टोटल फॉर यूनिवर्स पॉजिटिव। साथ ही साथ एक ऐसा इंजन भी नहीं बनाया जा सकता, ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि एक ऐसा इंजन भी नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंसी पे काम करे, यानी आपने हीट दी और वो सारी की सारी हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकता, उसे कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमारी बाइक होती है तो बाइक में हमारी जो हीट रिलीज होती है, आप बताइए वो कहाँ के थ्रू हीट हमारी रिजेक्ट होती है, यानी एक सिंक होती है बाइक में, सिंक का मतलब एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी होती है जहाँ पे एक जगह पे हीट रिलीज होती है। आपको पता होना चाहिए बाइक में या कार में इंजन होता है, इंजन में फ्यूल बर्न होता है, वहाँ हीट रिलीज होती है, वो हॉटर बॉडी हो गई। अब ये हीट से हम लोग बाइक को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, वो सराउंडिंग में जाने से पहले एक सिंक को दे दी जाती है, यानी एक जैसे सिंक में फालतू के बर्तन नहीं डालते, जैसे कि जूठे बर्तन डालते हैं किचन में सिंक में, तो वैसे ही हमारी बाइक में भी एक सिंक होती है। आपको बताना है बाइक में वो सिंक क्या होती है जहाँ पे वो हम लोग डालते हैं क्या, अपनी हीट को। तो खैर आप बिना हीट लूज किए पूरा हीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए G = H - Ts।
तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मानते हुए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से डिराइव हो सकते हैं, हम सारे फॉर्मूले नहीं डिराइव कर पाएंगे। अच्छा, अब ये डेल्टा जी है क्या आखिर? देखिए डेल्टा एच का मतलब हुआ, डेल्टा एच का मतलब हुआ कि टोटल हीट, कि जितनी भी टोटल हीट आपकी इन्वॉल्व हुई किसी भी रिएक्शन में या प्रोसेस में, माइनस टी डेल्टा एस। माइनस टी डेल्टा एस का मतलब हुआ आपने टी डेल्टा एस हीट, ये भी हीट है। कैसे हीट है? डेल्टा एस बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी ना। तो टी डेल्टा एस भी एक हीट है, तो टोटल हीट में से कुछ हीट माइनस कर रहे हैं, ये हीट आपके लिए अनअवेलेबल है, आप इस हीट का कुछ नहीं कर सकते, ये वेस्ट होनी है तो होनी है। ये हीट यहाँ अनअवेलेबल है, तो यहाँ यूज कहाँ होती है? ये सिर्फ रैंडमनेस चेंज करने में यूज होती है। तो व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी है नेट मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेट मैक्सिमम यूजफुल वर्क, इससे ज्यादा हम यूजफुल वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। चलिए, तो डेल्टा जी, व्हाट इज डेल्टा जी? इट्स अ मेजरमेंट ऑफ नेट वर्क डन, नेट यूजफुल वर्क डन। अब देखिए, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये एक चार्ट बना हुआ है कि कब आपका डेल्टा जी क्या रखा जाए, डेल्टा एस डेल्टा टी एस क्या हो, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या हो, जिससे हमारा टी क्या रखें कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए। जैसे मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, कह रहा है देखिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपने बोला डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो यार देखो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, तो यानी हमेशा स्पॉन्टेनियस है चाहे जो टेम्परेचर रखो। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो फिर देखो डेल्टा जी इक्वल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमने यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव ले रखा है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव ले रखा है। अब देखो, अगर तुम टी बढ़ाओगे, टी बढ़ाने पर माइन टी डेल्टा एस बढ़ेगा, तो माइनस टी डेल्टा एस कम होगा यानी नेगेटिव में जाएगा, तो अगर टी बढ़ेगा तो यहां पर डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? नेगेटिव। समझ रहे हो ना? टी बढ़ेगा तो टी डेल्टा एस भी बढ़ेगा, पर माइनस टी डेल्टा एस कम हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस टी डेल्टा एस की। टी बढ़ने से नेगेटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी, डेल्टा जी नेगेटिव होने लग जाएगा, स्पॉन्टेनियस होने लग जाएगा। तो देखो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। इन केसेस को ढंग से आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक ये रिलेशन है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में, फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। क्यू आपका एक्चुअली इक्विलिब्रियम में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर भी अब लिखा है एनसीईआरटी में तो हमने पढ़ा दिया। क्यू क्या होता है? जैसे कोई रिएक्शन दिया रिवर्सिबल, तो क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जैसे यहाँ प्रोडक्ट का प्रेशर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पार में ले जाते हैं अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर, इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्यू हो गया। अच्छा, यहाँ से डेल्टा जी नॉट, अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा और क्यू के इक्विलिब्रियम में बदल जाता है, तो यहाँ डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला आ जाता है -2.303 आर टी लॉग क्यू, हाँ लॉग के, सॉरी। चलिए अब थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आपकी एंट्रोपी ऑफ पर प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब जिसमें कोई भी रैंडमनेस ना हो, उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होगी। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी 0 होगी। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। चलिए यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म होती है, आते हैं न्यूमेरिकल की ओर। कह रहा है देखिए डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, कह रहा है कि बताइए टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। क्वेश्चन है हमारा, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर चेक करना है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी डेल्टा एच लेस देन क्या होना चाहिए? टी डेल्टा एस। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो टी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए टी, ठीक। तो डेल्टा एच की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एच की जगह 35.5 किलो जूल है तो इंटू 1000 कर देना। डेल्टा एस कितना है? 83.6, ग्रेट आपका ये टी।
अब आपका कैलकुलेट करना आपका काम है, प्लीज इसको कैलकुलेट करिए और बताइए क्या हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वैसे जहां तक मुझे फील आ रही है कि पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि ये 8 से ये 4 टाइम्स लगभग जाएगा, 8 4 जा 30, तो 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये तो को लेस वाला तो होगा ही नहीं, ऑल टेम्परेचर होगा ही नहीं, या तो ये है या तो वो है, तो ये 2 से तो नहीं, 2 से 4 टाइम्स आ रहा है, वही आंसर है, मार्क करके बढ़ जाना आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कह रहा है एक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया है और डेल्टा जी पूछ रहा है। तो डेल्टा जी का फिर से फॉर्मूला बताइए क्या होता है भैया। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस, है ना। डेल्टा यू दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरी, 2.1 किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी में ही रखते हैं। डेल्टा एन जी, अब देखो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा। प्रोडक्ट में कितने गैस दिख रहे हैं हमें, 2। रिएक्टेंट में देखो लिक्विड है, तो रिएक्टेंट में गैस एक भी नहीं है, तो ये डेल्टा एन जी होगा 2 - 0। आर, कैलोरी में आर याद रखो 2 होता है, 2 कैलोरी, और टी की वैल्यू 300 है, किलो जूल कैलोरी में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, माइनस टी, टी है 300 इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है आपका, डेल्टा एस है 20 कैलोरी, पर इसको भी किलो कैलोरी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व कर लेना भैया, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड वाला आंसर आना चाहिए। अब सेकंड वाला आंसर मतलब कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन बताइए ताकि रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रहे। ये आपको खुद से करना है। ओह ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है। ओ भैया ग्राफ वाले क्वेश्चन देख के तो हम डर जाते हैं, जेई में पूछा गया सवाल होगा, हाँ जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिखता है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है और ये ई गलत दिया है, ये सी है, ई नहीं सी है। कह रहा है बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अब देखो मैं पहले ग्राफ समझा देता हूँ। ये लिखा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो कोई यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी दिया है, गिब्स एनर्जी यानी जी दिया है। तो ये देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है देखो जी कम हो रहा है, 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 अब यहाँ पे रुक गया और फिर आगे बढ़ोगे तो फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है। तो अगर हम ए पॉइंट पे बात करें तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो जी कम होगा, तो जी कम होने से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अगर हम ये सी पे बात करें तो पॉइंट सी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जी बढ़ रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव। और बी पॉइंट पे जो है अगर हम ध्यान से देखें तो ये मिनिमम आ चुका है, बिल्कुल मिनिमम है यहाँ, तो इस मिनिमम वाले पॉइंट पे आपका जी मिनिमम है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ डेल्टा जी क्या होगा, 0। इसके इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, तो ये मिनिमम है, डेल्टा जी 0। तो जब डेल्टा जी 0 होता है तो हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हम उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको बताना है इन चारों में कौन कौन से सही है, तो मैं आपसे ऑप्शन पूछता जा रहा हूं, आप बताइएगा, मन में सोचिएगा कि सही है या गलत है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, क्या ए और बी दोनों पे स्पॉन्टेनियस है, खुद से सोचिए। रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, बी पे इक्विलिब्रियम में, नॉन स्पॉन्टेनियस है पॉइंट सी पे, सोचिए इसको ये सही है गलत है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए पे स्पॉन्टेनियस है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट सी, सी पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, सोचिए सही है नहीं। चौथा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी। अब अगर आपने चारों ऑप्शन सही से सुन लिए हो तो सही जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, खुद से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओह हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने कोशिश किया पूरे टॉपिक्स कवर करने की, फिर भी अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट हो या लगा हो कि सर कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो आप मुझसे अलग से आकर के बात कर सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि मैंने सारे टॉपिक लगभग कवर करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं ये मानते हुए कि उस पर ज़्यादा PYQs नहीं आए हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी अगर आपको किसी और चीज़ में डाउट है, इस टॉपिक के किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन की वो नहीं समझ में आई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप हमारे किसी भी नियर बाई सेंटर पे जाकर के मोशन लखनऊ के हजरतगंज, अलीगंज, आलमबाग कहीं भी जाकर के आप हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की कहानी को हम यहीं पे रोकेंगे, बाकी की बातें अगले टर्न में फिर से मिलूंगा एक नए वन शॉट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।